हेलो एवरीवन। अभी तक हमने केमिस्ट्री 11th में 2 यूनिट देख चुके हैं। अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरा यूनिट। याद रखिए, इसमें जितने भी देखते जा रहे हैं सभी जो है बेसिक हैं, और इस बेसिक को अगर समझ गए तो फिर समझ लीजिए हायर क्लास और अपर क्लास जो पढ़ेंगे आप वो पार हो जाएगा। तो जितना बताया गया है पिछला में उतने को अच्छे से पढ़िए। अब चलिए हम देखते हैं तीसरा यूनिट। तीसरा यूनिट है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तीता। तो समझिए, हर यूनिट में जो शब्द लिखा है प्रत्येक शब्द का अपना महत्व है। तो तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तीता कहने का अर्थ ये है कि तत्वों को जब एक निश्चित क्रम में जमाते जाते हैं, जैसे कि हमारा आवर्त सारणी। अब जो रसायन जानता है उसके लिए आवर्त सारणी जानना अनिवार्य है, ये समझ लीजिए। तो तत्वों को जब एक निश्चित क्रम में जमाते जाते हैं कुछ आधार मान करके, तो निश्चित गुण वाले जो तत्व हैं एक जगह पुनः वापस आ जाते हैं, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, गुणों में आवर्तीता। अब इसका हम समझते हैं परिचय। इंट्रोडक्शन। तो हमें तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले जब हम देखें इतिहास में तो पहले तत्व जो है कम थे, लगभग 50 या 55 के आसपास, और उससे पहले तो और भी कम थे। तो जब तत्व कम थे तो उनको पहचानना आसान था। कैसे आसान था कि ये तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक ये होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होगा, इस प्रकार से पहचानना आसान था। लेकिन जब तत्वों की संख्या बढ़ती गई, जब और तत्वों का शोध होता गया, खोज होता गया, और तत्वों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, तो हमें अब महसूस होने लगा कि अब तत्वों का एक वर्गीकरण, सिस्टमेटिक वर्गीकरण होना चाहिए, जिससे एक निश्चित गुण वाले जो तत्व हैं वो एक ही जगह आकर के मिल जाएं। इसलिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसमें तत्वों के वर्गीकरण करने में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो है रूसी रसायनज्ञ मेंडलीव। 1869 में इन्होंने वर्गीकरण का प्रयास किया है। 1869 में रूसी रसायनज्ञ मेंडलीव, और हम जानते हैं कि आवर्त सारणी को भी इनके नाम से जाना जाता है, मेंडलीव का आवर्त सारणी। लेकिन मेंडलीव के आवर्त सारणी देने से पहले और भी कई वैज्ञानिकों ने अपना प्रयास किया है कुछ आधार मानकर कि तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए। अब उन्होंने किस प्रकार से किया जाए देखते हैं। आवर्त सारणी के इतिहास में देखते हैं एक एक करके। जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्गीकरण करने का प्रयास किया है वो है डोबेराइनर। अब इनका जो नियम है उनको कहा जाता है डोबेराइनर का त्रिक नियम, ट्रिपलेट रूल्स ऑफ डोबेराइनर। तो डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है? तो उन्होंने देखा कि 3 तत्वों का अगर एक सेट बनाया जाए, त्रिसेट, 3 तत्वों का एक सेट बनाया जाए और उनके परमाणु भार और धातु हैं उनके, या जो तत्व हैं और उनके परमाणु भार है उनके बीच एक संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है यहाँ पर समझिए, एग्जाम्पल से समझते हैं, आसानी से समझ आएगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है 3, सोडियम का है 11, लेकिन यहां पर हम उसके परमाणु क्रमांक में संबंध नहीं देख रहे हैं, तत्वों के परमाणु भार में संबंध देख रहे हैं।
त्रिक नियम के अनुसार। तो परमाणु क्रमांक 3 है तो इसका परमाणु भार होगा 7। इसका है 23 और इसका है 39। तो उन्होंने क्या देखा, इस प्रकार से जब 3-3 तत्वों का एक सेट बनाया जाता है तो उस सेट में प्रथम तत्व और द्वितीय तत्व के जो परमाणु भार है उनका जब औसत निकाला जाता है तो जो दूसरा तत्व है उसका परमाणु भार के बराबर होता है। देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर औसत 39 + 7/2, 39 और 1 40, 46/2 = 23। तो देखिए यहाँ पर जो ये 23 आया है ये सोडियम के परमाणु भार के बराबर है, तो इसीलिए इसे डोबेराइनर का त्रिक नियम कहा जाता है, जिसमें किसी तत्व के बीच और तत्व के परमाणु भार के बीच ये एक संबंध है। और भी इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे कैल्शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन का जो परमाणु भार है वो है 35.5, ब्रोमीन का परमाणु भार होता है 80 और आयोडीन का 127। तो इसका भी जब औसत निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 80 नहीं, यहाँ पर /2 होगा, क्योंकि 2 मान है इसलिए 2 होगा। तो इसका जो मान आता है 81.25, अर्थात यहाँ पर ये ब्रोमीन के परमाणु भार के लगभग ये भी बराबर है। तो इस प्रकार से डोबेराइनर ने एक 3 तत्वों को लेकर के एक सेट बनाया और उस सेट में उन्होंने देखा कि जब प्रथम तत्व और तृतीय तत्व, तीसरा जो तत्व है उसके परमाणु भार को जोड़ करके औसत निकाला जाता है तो वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। तो ये है आवर्त सारणी की क्लासिफिकेशन का जो इतिहास है, इसमें पहला डोबेराइनर का त्रिक नियम। अब हम दूसरा समझते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो नियम दिया गया है डोबेराइनर के द्वारा, डोबेराइनर का जो नियम है वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। उन्होंने अपना एक प्रयास किया, प्रयास में वो काफी हद तक सफल भी रहे, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं रहे। तो एक नए साइंटिस्ट ने अपना नियम दिया जिसे क्या बोला गया है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम क्या है, तो यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार या परमाणु भार के क्रम में लिखा जाता है, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में अगर हम लिखते चलते हैं तो निश्चित रूप से एक तत्व जो है रिपीट होकर के वापस आएगा, जिसका जो गुणधर्म है वो पहले तत्व से मिलता जुलता है। इसको जो है तुलना किया गया है संगीत के 7 स्वरों से। तो क्या कह सकते हैं हम इनको कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखने पर आठवां तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के
तो देखिए क्या है, संगीत में भी 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा, उसके बाद नी और अंत में फिर रिपीट होता है सा। तो इस प्रकार से जब उन्होंने देखा कि तत्वों को जब उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया तो 8वां जो तत्व प्राप्त हुआ वो पहले तत्व से समानता प्रदर्शित करता है, और यही नियम है न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब एग्जांपल से समझते हैं, क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं। लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद यहां आ जाएगा फ्लोरीन, लिथियम, बेरिलियम, यहां पर एक तत्व जो छूट रहा है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तत्वों को इस प्रकार से एक सेट में जमाया गया। इनका जो परमाणु भार है, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में परमाणु भार है इनका इस प्रकार से जब इनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमाया गया है, तो जो अब यहां से जो 8वां तत्व प्राप्त होता है फ्लोरीन के बाद जो 8वां तत्व प्राप्त होता है उसका जो गुण है सोडियम, ये जो है इस लिथियम से समानता प्रदर्शित करता है, और यही है न्यूलैंड का अष्टक नियम। जैसे सुरों के संगीत में भी सा रे गा मा पा धा नी, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, फिर रिपीट होगा सा। तो यहां पर ये और ये रिपीट हो रहे हैं। उसी प्रकार तत्वों को जब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमाया गया तो ये भी एक निश्चित क्रम में 8वां जो तत्व है वो आकर के पहले तत्व के गुणों से समानता प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया न्यूलैंड का अष्टक नियम। लेकिन न्यूलैंड का अष्टक नियम भी ज्यादा नहीं टिक सका। ये भी जो जितने भी तत्व थे उनको पूरी तरह से वर्गीकृत करने में असफल रहे हैं। तो अब एक और साइंटिस्ट आए, अब जो एक और साइंटिस्ट है उनका नाम है लोथर मेयर। लोथर मेयर, अब लोथर मेयर का जो ये सिद्धांत है इसको कहा जाता है लोथर मेयर का वक्र। तो ये कैसे है समझते हैं। लोथर मेयर ने अलग अलग तत्वों को एक ग्राफ प्लॉट किया, अलग अलग तत्वों के परमाणु, और वो उनके अलग अलग गुणों के आधार पर उन्होंने किया। तो परमाणु में जैसे कौन कौन से गुण पाया जाता है, परमाणु आयतन है, गलनांक, क्वथनांक, और उनका जो आयनिक त्रिज्या, आयनन है, इन सब का अध्ययन किया उन्होंने। और उसके बाद फिर उन्होंने एक ग्राफ प्राप्त किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, और वो ग्राफ उन्होंने उसके परमाणु आयतन के आधार पर किया। किसके आधार पर किया, परमाणु आयतन। तो परमाणु आयतन बराबर होता है उसका परमाणु भार बटे घनत्व। तो इस पर जब भार और घनत्व के बीच उन्होंने एक वक्र प्राप्त किया, तो वहां पर उस वक्र में उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखे, देखते चलते हैं।
उस वक्र को देखते चलिए। तो वक्र में क्या क्या ऑब्जर्वेशन प्राप्त होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है कि जो धन विद्युतीय तत्व हैं वो सब ग्राफ के शीर्ष में प्राप्त होते हैं। जैसे धन विद्युतीय तत्व कौन कौन से हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो है ग्राफ के शीर्ष में प्राप्त होते हैं। एक उन्होंने प्रेक्षण देखा। दूसरा फिर उन्होंने क्या प्रेक्षण देखा कि जो कम ऋण विद्युतीय तत्व है या कम धन विद्युतीय तत्व है, ऋण विद्युतीय नहीं कहेंगे, अब जो अधिक धन विद्युतीय थे वो जो है ग्राफ के शीर्ष में मिल रहे हैं। और वहीं जब हम देखते हैं कि कम धन विद्युतीय तत्व जो है ग्राफ के नीचे प्राप्त होते हैं। जब हमने वहां पर वक्र प्राप्त किया तो वो जो है उसके वक्र के उतार पर प्राप्त होते हैं, अर्थात नीचे प्राप्त होते हैं। और तीसरा उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या देखा, तो तीसरा ऑब्जर्वेशन देखा उन्होंने कि हाइड्रोजन तत्वों को उन्होंने देखा वक्र में, तो वो जो है बीच में, कहां पर पड़ते हैं, बीच में, ना तो वक्र के शीर्ष पर पड़ते हैं और ना ही वक्र के ये पड़ते हैं निम्निष्ठ पर पड़ते हैं, बल्कि बीच में पड़ते हैं। उसी आधार पर फिर उन्होंने 8वें समूह का जो तत्व है वो वक्र के सबसे नीचे पड़ते हैं। वक्र में देखिए जो 8वां समूह का जो तत्व है वो वक्र के सबसे नीचे रखा गया है। और 8वां समूह में जैसे जो हाइड्रोजन समूह है वगैरह है वो आते हैं तो वो सबसे नीचे रखे गए हैं। इस आधार पर उन्होंने परमाणु आयतन का जो परमाणु भार और घनत्व है इसके आधार पर क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया है। लेकिन इनका भी क्लासिफिकेशन ज्यादा नहीं टिक सका और इनका भी क्लासिफिकेशन जो है फ्लॉप हो गया। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट मेंडलीव की आवर्त तालिका। अब इसको किसने दिया है, 1869 में रूसी रसायनज्ञ D.I. मेंडलीव, इनका जो योगदान है बहुत ज्यादा है आवर्त सारणी के जमाने में या आवर्त सारणी का जो वर्गीकरण है उसमें। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने देखा तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अब यहां तक हमें पता चल ही गया है। तो उन्होंने क्या देखा कि तत्वों के जो आवर्ती फलन है, ये तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण एवं उनके जो आवर्ती फलन है वो उनके परमाणु भार के फलन होते हैं। अर्थात इसको हम डिटेल में कैसे समझ सकते हैं, देखिए तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, इसको लिख देते हैं। तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणों को जब तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो उनके जो भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं जब उनको उनके परमाणु भार के आधार पर बढ़ाते जाते हैं किसी तत्व को, तो उनका जो परमाणु भार के आधार पर बढ़ते जाते हैं तो एक तत्व जो है एक निश्चित स्थान के बाद जो प्रथम तत्व है उसके साथ आकर के समानता रखता है। इसी को कहा गया है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये समझ आ गया होगा मेंडलीव का वर्गीकरण। अब मेंडलीव ने वर्गीकरण को जो है अच्छे से बताया
और इसको स्वीकार भी किया गया। ये जो है मेंडलीव की आवर्त तालिका के रूप में इसको स्वीकार भी किया गया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां थी। तो कमियों को समझने से पहले इतना जब इन्होंने किया है तो इनका महत्व क्या होगा। तो इन्होंने आवर्त तालिका को कुछ अलग अलग भाग में, अलग अलग समूह में बांटा है। उनको समझ लेते हैं कौन कौन से समूह में बांटा है। तो इन्होंने तत्वों को 8 समूह, कौन कौन से 8 समूह, 9 स्तंभ है वो, 9 स्तंभ, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 0 समूह करके इस प्रकार से, और 7 36 पंक्तियां। नौ स्तंभ और 7 36 पंक्तियों में इन्होंने बांटा हुआ है। तो यहाँ पर कैसे कैसे इसको और 2 भाग में जब डिवाइड किया गया है, तो पहला और दूसरा किसमें क्या क्या रखा गया है उसको भी देख लेते हैं। जो प्रथम 7 समूह हैं, जो यहाँ से लेकर के प्रथम ये 7 समूह हैं, उनको उप समूहों में बांटा गया है, और उप समूह का नाम दिया गया है ए और बी। तो प्रथम 7 समूह, प्रथम 7 समूह को ए और बी 2 उप समूह में बांटा गया है। उसके बाद जो 8वां है उसको जो है अलग ही रखा गया है। अब उसके बाद 0 जो समूह है, ये जो है किसके लिए रखा गया है, निष्क्रिय तत्व के लिए। 0 जो समूह है वो रखा गया है निष्क्रिय तत्व के लिए। और फिर दूसरा क्या किया है उन्होंने, जो उप समूह बांटा गया है ए और बी, उनको जो है आवर्त सारणी में कुछ इस प्रकार से जमाया है उन्होंने ए और बी को, ताकि वो अलग से पहचान मिल सके। जैसे एक वर्ग ये इस प्रकार से है, तो इसमें ए और बी को ध्यान देना है। तो ए यहाँ है तो बी इसके ऊपर, ये 2 समूह में बांटा गया है। तो एक को लेफ्ट में नीचे और बी को राइट में ऊपर, इस प्रकार से जब बांटा गया है तो वहां पर स्पष्ट पता चल जाता है कि तत्वों को जो इतने समूह में डिवाइड किया गया है। अब समझते हैं, इतना हमने देख लिया आवर्त सारणी का जो इतिहास है। तो इनका इतना इतिहास देने के बाद इनका महत्व क्या है, मेंडलीव की आवर्त तालिका जो दिया गया है इसका महत्व क्या क्या है। समझते हैं इनका जो महत्व है एक एक करके। पहला महत्व है रसायन का विधिवत अध्ययन। देखिए, जब तत्वों को उनके परमाणु भाग के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया, तो एक निश्चित स्थान पर तत्व जो है एक निश्चित तत्व के साथ समानता रखते हैं, गुणों में समानता रखते हैं। तो हम अगर उनको समूह नाम दे दिया गया, तो हम किसी एक समूह के तत्व का जब अध्ययन करेंगे तो हमें उस समूह के अन्य तत्वों के बारे में भी जानकारी मिल जाता है कि इनका भी जो गुण है वो इन जो पहला तत्व है उसके समान है, ये हमें जानकारी मिल जाता है। या हमें पहले तत्वों का अगर अध्ययन करना है तो हम उस समूह के अन्य तत्वों का भी अध्ययन करते हैं, तो भी हमें जानकारी मिल जाता है कि पहले तत्व का जो गुण है वो अन्य तत्वों के गुण के समान है। अब दूसरा जो इन्होंने
इनका महत्व है क्या है तो समझते हैं। पहला तो रसायन का विधिवत अध्ययन, दूसरा है नए तत्वों की भविष्यवाणी। समझिए नए तत्वों की भविष्यवाणी किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो नए तत्वों की भविष्यवाणी को समझ सकते हैं हम कि जब मेंडलीव ने आवर्त तालिका का निर्माण किया, मेंडलीव ने आवर्त तालिका का निर्माण किया तो आवर्त तालिका में क्या किया है, उस समय 56 तत्व ज्ञात थे, लेकिन उनको पहले से पता चल गया था कि आगे भी और तत्वों का खोज होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिए, रिक्त स्थान छोड़ दिए और बाद में जो उन्होंने भविष्यवाणी किया था उसके अनुसार स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम इनका खोज हुआ और एज इट इज जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही इनका गुण जो है पाया गया। तो ये हो गया इसका दूसरा महत्व, नए तत्वों की भविष्यवाणी हो गई। फिर देखते हैं तीसरा जो इनका महत्व क्या है, तो परमाणु भार का संशोधन। तो कुछ तत्वों के जो परमाणु भार शुरू में निकाले गए थे वो जो है उनके संयोजकता और तुल्यांकी भार के आधार पर निकाले गए थे, तो उनके आधार पर परमाणु भार जो है अलग पाया गया और मेंडलीव ने जब अपना आवर्त सारणी दिया, मेंडलीव की आवर्त तालिका, तो वहां पर उस तत्व का परमाणु भार जो है अलग मिला। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेरिलियम, बेरिलियम का पहले परमाणु भार माना गया था 13.4। क्यों माना गया था, क्योंकि उसका जो तुल्यांकी भार हमें मिला था वो मिला था 4.5, लेकिन जब बाद में संशोधन किया गया तो तुल्यांकी भार इसका माना गया 2 और बेरिलियम का परमाणु भार माना गया 7। तो यहाँ पर ये परमाणु भार के संशोधन में भी मेंडलीव की आवर्त तालिका का उपयोग किया गया। सॉरी, इसका परमाणु भार माना गया है 9 है, ये 7 नहीं है। तुल्यांकी भार 2 मान करके इसका जो परमाणु भार माना गया वो माना गया 9। तो यहां पर समझते हैं, अब ये हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। चौथा इसका क्या उपयोग है, तो अनुसंधान में सहायक। जब हमें आवर्त सारणी के बारे में पता चल गया, उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, तो हमें यहाँ पर यह भी जानकारी हो गया कि कौन सा तत्व जो है किस तत्व से किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया करेगा और उससे क्या उत्पाद बनाया जा सकता है। अर्थात हमें फ्यूचर में रिसर्च के लिए हमारा एक स्कोप खुल गया और इस प्रकार से ये मेंडलीव की आवर्त तालिका के ये महत्व हैं। मेंडलीव की आवर्त तालिका के दोष भी हैं और उन दोषों को हम समझेंगे नेक्स्ट में। पहले यहाँ तक आप इसका इतिहास समझ लीजिए, इतिहास में क्या क्या बताया गया है ये समझ लीजिए, उसके बाद हम इसके दोष और दोषों का फिर किसने निवारण किया है उसके बारे में भी आगे देखेंगे। इससे संबंधित अगर कोई भी डाउट या परेशानी होती है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। और इसके आगे के लिए देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।